वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। यार प्लीज इस बार टारगेट पूरा कर दो। पता है यार मैंने 4652 शब्द लिखे हैं, थोड़ी तो मेहनत को समझो मेरी। पता है कितना बज रहा है, 2:03 हो रहा है। लिखते हुए वक्त लगता है, मैं मेहनत करती हूँ तो प्लीज आप लोग भी लाइक कमेंट कर दिया करो। और कुछ तो नहीं मांग रही हूँ, बस इस वीडियो पर 30 लाइक और 20 कमेंट का टारगेट पूरा कर दो प्लीज। अलका का नाम सुनकर अर्पित सख्त हो गया और जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया और पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे कोई नहीं था। उसके कान के पास एक उपहास की आवाज आई। जब अर्पित ने फिर से पीछे देखा तो फलक ने एक हाथ से उसकी कलाई को सहलाया और वो बिना पीछे देखे चली गई। अर्पित ने अपनी मुठियां कस लीं और उसके सीने में क्रोध की लहर दौड़ गई। वो तेज कदमों से उसके पीछे भागा और अपनी बड़ी हथेलियों से फलक के कंधे को पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। फलक ने साफ आंखों से अर्पित को देखा। उसका छोटा सा चेहरा ठंडा पड़ गया था। अर्पित, क्या तुम एक साइकोपैथ हो? जब तक तुम मेरे साथ इंटीमेट होकर मुझे परेशान नहीं करोगे तब तक तुमको सुकून नहीं मिलता है ना? प्लीज साफ साफ तुम मुझे आखिर एक बार बता क्यों नहीं देते हो कि तुम करना क्या चाहते हो? हरास? हाँ फलक, क्या तुम इस शब्द का इस्तेमाल करने के भी लायक हो? मैं ही तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम आखिर में क्या करना चाहती हो? तुम्हें हर तरह से अलका से क्यों लड़ना है? तुम हमेशा मेरे सामने क्यों आती हो? हाँ हाँ हाँ। फलक ने ऊपर देखा और 3 बार जोर से हंसी। उसे लगा कि यह रिडिक्यूलस है। इस बात को अलग रखते हुए कि वो अलका से नहीं लड़ रही थी, तो क्या हुआ अगर उसने ऐसा किया? अलका, जिसने उसका घर उससे छीन लिया था, उसकी तुलना में वो जो कुछ भी कर रही थी उससे उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिला था। अर्पित, अगर तुम्हारी अलका काफी अच्छी है तो मैं चाहकर भी उससे कुछ नहीं छीन पाऊंगी। उसमें स्किल की कमी है और फिर भी तुम्हारे पास दूसरों को इसके लिए दोषी ठहराने की हिम्मत है। फलक ने पलटकर जवाब दिया। तुम? अर्पित अवाक रह गया। फिर वो तिरस्कार पूर्वक हंसा। फलक, तुम अलका को इतना क्यों निशाना बना रही हो? क्योंकि बस इसलिए कि उसने मुझे तुमसे चुरा लिया था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, हम फिर कभी एक साथ नहीं होंगे। मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा। इस बार फलक को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। अर्पित की आत्मप्रशंसा ने एक बार फिर से उसकी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया था। फलक सीधी खड़ी हो गई और उसे गंभीरता से देखा। अर्पित, क्या तुम जानते हो कि मैं 3 साल पहले तुम्हारे साथ डेट पर देर से पहुंचकर भगवान को कितनी बार थैंक यू बोलती हूँ? लोग कहते हैं ना कि पहले आदमी का टेस्ट लेने की जरूरत होती है। देखो, क्या मुझे अभी तक नतीजे नहीं मिला है? इस मामले में मुझे सच में अलका को थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हें मेरी जिंदगी से अपनी साथ ले जाने के लिए और तुम्हें मुझे नुकसान न पहुंचाने देने के लिए उसका थैंक यू करना चाहिए। 3 साल पहले उसके पास 3 साल पहले का जिक्र करने का चेहरा था। क्या उसे उस डेट पर देर से पहुंचने पर कोई गिल्ट नहीं होता? अर्पित ने गुस्से में अपने दांत पीसे। उसके सुंदर गाल बुरी तरह कांप रहे थे। खून की गहरी इच्छा ने उसकी आंखों को हल्के से ढक लिया। उसकी विशाल हथेलियां फलक के कंधों को अनकंट्रोल से हिला रही थी, जैसे वो दहाड़ रहा हो। फलक, 3 साल पहले जो हुआ था उसका जिक्र करने की हिम्मत मत करना। तुम अब वो नॉर्मल लड़की नहीं रही जो स्वेटर और जीन्स पहनना पसंद करती थी। तुम अब वो फलक मिश्रा नहीं रही जो मुझे अर्पित कहकर बुलाती थी और मीठी मुस्कान देती थी। तुम अब अपने तीखे और मतलबी रूप को देखो। तुमने उसे खो दिया है। तुम ही हो जिसने मेरी फलक को खो दिया है। फलक, तुम उसे मुझे वापस दे दो। तुम मेरी फलक मुझे वापस दे दो। फलक को अब चक्कर आने लगा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो बेहोश हो रही थी। अर्पित, मैं आखिरी बार फिर से यही कहूंगी कि मैं नहीं बदली हूँ। तुम बदल गए हो। मुझे छोड़ दो मुझे। फलक को न केवल अर्पित ने जाने नहीं दिया, बल्कि उसने उसके लाल होठों और सफेद दांतों को भी देखा और तुरंत उसके होठों को ढकने के लिए नीचे झुका। वो उसे इतनी जोर से किस करना चाहता था कि वो सांस भी नहीं ले पाए। फलक ने हर समय अपनी सुरक्षा बनाए रखी। जिस क्षण उसने अपना सिर झुकाया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। अर्पित थप्पड़ खाकर हैरान रह गया। उसके गाल पर तेज दर्द से उसे होश आया और उसने अपने हाथ से अपने होंठ के कोने को छुआ, जहां से खून बह रहा था। फलक ने उसे कोल्ड नजरों से देखा। अर्पित, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम पर सेक्सुअल हरासमेंट का मुकदमा कर दूंगी। फलक ने मुड़कर देखा और जाने लगी, लेकिन वो वहां से भागने में असफल रही क्योंकि उसकी चोटिल कलाई एक बार फिर फंस गई थी। इस बार फलक को वाकई लगा कि अगर वे इसे और सहन नहीं कर सकती तो उसे इसे सहन करने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी आवाज ऊंची की और तीखी आवाज में कहा, अर्पित गोयन का। फलक, उसके पीछे आदमी ने उसे धीमी आवाज में पुकारा।
हिंसा फीकी पड़ चुकी थी और उसकी आवाज़ थकान और उतार चढ़ाव से भरी थी। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे पास वापस आ सकता हूँ। फलक ने उसे घूर कर देखा। गलियारे में मंद रोशनी काले कपड़े पहने उस आदमी पर पड़ी जो वहां खड़ा था, जिससे उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। उसकी आंखें जो उसे देख रही थी वे ग्रे थी और उसकी छवि उसकी ग्रे पुतलियों में बहुत उज्ज्वल रूप से रिफ्लेक्ट हो रही थी। फलक एक पल के लिए बेहोश होने वाली थी। उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था, तुम्हारी तरफ वापस आ सकता है। वो सिर्फ इतना जानती थी कि अतीत कभी खुद को नहीं दोहराएगा। अर्पित, अलका यहाँ है, तुम्हारे पीछे। इस बार मैं सच बोल रही हूँ। अर्पित का शरीर झटका खा गया, लेकिन उसने फिर भी उसकी कलाई को नहीं छोड़ा था। कम से कम ताकत का प्रयोग करते हुए उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। अर्पित, बुलबुल की तरह मधुर आवाज उसके पीछे से आती हुई आई। फलक ने संघर्ष नहीं किया, बल्कि सिर्फ साफ और चमकदार आंखों से उसे देखा। फलक ने देखा कि उसकी ग्रे आंखों से कॉम्प्लेक्स भावनाएं बाहर निकल रही थी। वो प्यार और नफरत के बीच संघर्ष कर रहा था। वो उनसे बच रहा था। फिर आखिरकार उसने उसे जाने दिया। बिना किसी रोक टोक के फलक ने अपनी कलाई पीछे खींच ली। उसके एक तरफ के होंठ मुड़ गए और वो व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराने लगी। अलका अर्पित के पास दौड़कर आई और उसका हाथ पकड़ लिया। वो बहुत देर से बाथरूम गया था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आई और उसने तुरंत देखा कि वो तो फलक के साथ था। वो उसकी कलाई को कस रहा था और छोड़ने से इनकार कर रहा था। अर्पित, तुम इतने लंबे समय से गायब थे, मुझे चिंता हो रही थी। फिर मुझे पता चला कि तुम दीदी के साथ हो। दीदी, क्या तुम अकेली हो? क्या तुम हमारे साथ खाना खाना पसंद करोगी? अलका ने दयालुता का नाटक करते हुए पूछा। फलक का उसके साथ चलने का कोई इरादा नहीं था। वो पलटी और सीढ़ियों से नीचे चली गई। लेकिन 2 कदम चलने के बाद अलका उसके सामने दौड़ी और उसका रास्ता रोक दिया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें आज ही धूल और हवा की हीरोइन का किरदार दे दिया है। क्या तुम फिर भी मुझसे नाराज हो? फलक का दिल धड़क उठा। अलका और अर्पित अपनी बेशर्मी के मामले में स्वर्ग में बनी जोड़ी थे। फलक ने अपने होठों के कोने को ऊपर उठाया और उसका नाजुक सा चेहरा चमक उठा जब उसने कहा, ठीक है, मैं डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो फिर से फीमेल लीड रोल तुमको दे दे। लेकिन क्या डायरेक्टर तुमको उस रोल में चाहते भी हैं? अलका की एक्सप्रेशन कठोर हो गए। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और आक्रोश झलक रहा था। फलक ने उसे घृणा से देखा और उसे किनारे कर दिया और सीढ़ियों से नीचे चली गई। दीदी, मुझे पता है कि मैं गलत थी, क्योंकि आज हम इत्तेफाक से मिले थे, तो प्लीज चलो साथ में खाना खाते हैं। अलका फिर से फलक के सामने दौड़ी और फलक की आस्तीन खींचने लगी। फलक वहीं खड़ी रही। उसने अलका को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान की एक छाया थी। अलका अब सीढ़ियों पर खड़ी थी और उसे एक्साइटेड होकर खींच रही थी। क्या वो नाटक करेगी और उसे फिर से दोषी ठहराने के बारे में सोच रही थी? जैसा कि फलक को उम्मीद थी, एक नर्म आह के साथ अलका ने फलक की पिछली आस्तीन पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और वो नीचे की तरफ गिरने लगी। अलका! उसके पीछे अर्पित की चिंताजनक चीख सुनाई दी। अलका के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ जाती है। अर्पित उनके पीछे खड़ा था और उस समय उसको अलका और फलक के बीच क्या हुआ वो देखने में अनेबल था। जब तक वो सीढ़ियों से नीचे गिरती, अर्पित गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि फलक ने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया है। सच में वो मूर्ख नहीं था। सीढ़ियों की यह उड़ान 20 से अधिक कदमों वाली थी और बहुत लंबी थी। वो हकीकत में सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरती। जब वो पीछे की ओर गिर रही थी तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़ लिया था। सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था। हालांकि अलका की आंखों की पुतलियां दर्द से फैल गई थी। जिस हाथ से उसने रेलिंग पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था, उसे पलक झपकते ही पकड़ लिया गया था। फलक की चिंता भरी आवाज गूंजी, अलका संभल कर। फलक ने अलका का हाथ पकड़ लिया था। अलका का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। क्या फलक इतना काइंड होगी उसने सोचा नहीं था। अगले ही पल फलक की पकड़ ढीली पड़ गई और अलका का शरीर हवा में लटक गया। दुनिया घूम गई और अलका ने भयंकर दर्द में आह चिल्लाया क्योंकि उसका सिर जमीन से टकराया था। लेकिन उसकी आह को एक और आह ने ढक लिया था। फलक भी चिल्ला रही थी। अलका उसे कोसना चाहती थी कि अरे वो किस बात पर चिल्ला रही है। अरे जिसे चोट लगी थी वो थी। अलका बिना किसी बाधा के गेंद की तरह सीढ़ियों की 20 से ज्यादा लेयर्स से नीचे लुढ़क गई। बीच में उसका सिर जाने कितनी बार रेलिंग से टकराया। जब वो रुकी तो उसके माथे से गाढ़ा खून बहने लगा और उसकी पलकें धीरे धीरे बंद होने लगी थी जिन पर उसने सुबह काफी देर तक काजल लगाया था।
अलका। अर्पित जल्दी से अलका के पास दौड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अलका, क्या तुम ठीक हो? कहाँ दर्द हो रहा है? अलका के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला सका। वो दर्द से लगभग बेहोश हो रही थी। वो कुतिया फलक। उसने धीरे से अपनी उंगली बढ़ाई और फलक की ओर इशारा किया। अर्पित ने अलका की उंगलियों का पीछा किया और फलक को देखा, जो बिल्कुल ठीक थी, सीढ़ियों पर खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पीला था और उसके हाथ अभी भी सदमे में उसके मुंह को धनके हुए थे, जैसे कि वो बहुत डरी हुई हो। अर्पित के निंदा भरे शब्द तुरंत ही उसके गले में ही मर गए। फलक अलका को बचाने जा रही थी। उसने उन्हें देखा था। मैं वो इतनी तेजी से गिरी कि मैं उसे पकड़ नहीं सकी। फलक के होंठ कांप रहे थे जब उसने अपनी आंखों की पुतलियों से जो कमजोरी से चमक रही थी, अर्पित को देखा। अलका अवाक रह गई। अर्पित ने अलका को मजबूती से उठाया और नीचे की ओर भागा। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। जब वे दोनों फलक की नजरों से ओझल हो गए तो फलक ने अपना हाथ नीचे रख दिया। उसके होठों के कोने शांति से और बिना किसी जल्दबाजी के ऊपर उठे। वो एक्टिंग स्किल्स के मामले में उससे कंपटीशन करना चाहती थी, तो ठीक है, वो उसे अंत तक ले जाएगी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अलका के सिर पर लगी चोट पर पट्टी बांधी। उसके शरीर पर बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी बाहों और जांघों पर नीले और बैंगनी रंग के निशान थे। वे बहुत दर्दनाक सतही चोटें थीं। पहली बार अलका ने अनुभव किया कि एक गूंगे व्यक्ति के लिए कड़वी जड़ी बूटियां खाना कैसा होता है, जो केवल चुपचाप सहन कर सकता है। अर्पित ने उसे अपनी बाहों में लेकर लिफ्ट तक पहुंचाया। वो फलक को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और केयरफुली से गलत लहजे में बोली, अर्पित, मेरी बड़ी बहन ने मुझे क्यों नहीं पकड़ा? क्या वो मुझे बचाना ही नहीं चाहती थी? अर्पित के दिमाग में फलक का वही पीला और छोटा चेहरा उभर आया। उसने भौहें सिकोड़ी और उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। मैंने देखा था जब फलक तुम्हें पकड़ने जा रही थी। ठीक है, तुम घर जाओ और अच्छे से आराम करो। आगे से इतनी ऊंची एड़ी के जूते मत पहनना। अभी विंटर सीजन है। अगर तुम गर्मियों में घायल हो जाती तो पूरी टीम को काम रोक कर तुम्हारा इंतजार करना पड़ता। अलका मन में सोचती है कि उसका ऐसा कहने का क्या मतलब था। वो उसे फॉर्मल फॉर्म से सांत्वना दे रहा था और शिकायत भी कर रहा था कि वो ज्यादा समझदार नहीं थी और उसके कारण उसे परेशानी हुई। लेकिन फिर भी अलका ने इनकार करने की हिम्मत नहीं की। उसने प्यार से सिर हिलाया, ठीक है। रास्ते में उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब वे लिफ्ट के पास पहुंचे तो अलका ने अचानक एक माँ बेटी की जोड़ी को बगल से आगे की ओर चलते देखा। उसकी आंखें चमक उठी और उसका उदास मूड तुरंत खुशनुमा हो गया। फलक ने पल्लवी जी की बांह पकड़ ली और धीरे से कहा, माँ, क्या आप थक गई हैं? चलो बस 2 चक्कर और कर लेते हैं और फिर वार्ड में वापस चलते हैं। पल्लवी जी ने फलक के छोटे हाथ को थपथपाया। माँ थकी नहीं है। माँ को जल्दी ठीक होने की जरूरत है। मैं हर दिन इस अस्पताल में रहती हूँ। अकेले मेडिकल एक्सपेंसेस पहले से ही बहुत अधिक हैं। हालांकि तुम कहती हो कि मेडिकल सहायता है, हम स्टेट के पैसे को बर्बाद नहीं कर सकते। फलक मुस्कुराई और मेडिकल सहायता के बारे में उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। तभी एक कोमल आवाज आई, आंटी। पल्लवी जी और फलक ने मुड़कर देखा। अर्पित और अलका पास में खड़े थे। फलक हैरान रह गई। दुनिया बहुत छोटी थी। वे दोनों इस अस्पताल में आए और उनसे टकरा भी गए। माँ, चलो कमरे में वापस चलते हैं। फलक ने अपनी माँ की बांह पकड़ ली और साफ पता चल रहा था कि वो उन दोनों से बात नहीं करना चाहती थी। पल्लवी जी ने सिर हिलाया। हालांकि पुरानी पीढ़ी के बीच पर्सनल स्कोर अगली पीढ़ी से रिलेटेड नहीं थे। अलका की माँ श्रुति ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। वो अब चाहकर भी अलका को अपनी बेटी की तरह नहीं मान सकती थी। चूंकि यह बैठक बहुत ही अजीब होगी, इसलिए बेहतर होगा कि वे इससे बचें। माँ और बेटी की जोड़ी वार्ड की ओर चली गई। अर्पित ने देखा कि फलक उसके साथ हवा की तरह पेश आ रहा है। उसका सुंदर चेहरा उदास हो गया, जबकि अलका जो उसके बगल में थी वो काफी एक्साइटेड थी। आंटी, आपको कैसा लग रहा है? कुछ दिन पहले दीदी ने आपके ऑपरेशन की फीस के लिए अर्पित से पैसे उधार लेने चाहे थे, लेकिन जब अर्पित ने उसे उधार देना चाहा तो उसने कहा कि उसे पहले ही पैसे मिल गए हैं। यूं पल्लवी जी ने चलना बंद कर दिया। फलक का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में आग थी। चाहे वो अलका से कैसे भी लड़े, उसके पास एक सीमा थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था, जैसे कि उसकी माँ। माँ, वो श्रुति मिश्रा की बेटी है। उसकी बात मत सुनो, चलो चले। आंटी, मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर बताना चाहती हूँ। दीदी 3 साल से एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में थी और आज आखिरकार उसने स्क्रीन टेस्ट पास कर लिया है। वो स्ट्रीट वॉकर में मेन फीमेल लीड में है। डायरेक्टर ने दीदी के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया। अलका ने अच्छा
शब्द पर जोर दिया और उन्होंने एक क्लियर रिश्ते को सफलतापूर्वक पिक्चर किया। पल्लवी जी खोई हुई लग रही थी। उसने फलक के हाथ से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने फलक को देखा और कांपती हुई आवाज में बोली, फलक, क्या एंटरटेनमेंट सर्कल, क्या डायरेक्टर? मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे पास ऐसी जगहों पर जाने का समय क्यों है। क्या तुम कॉलेज में पियानो नहीं सीख रही हो? फलक को अपनी माँ की नज़र से दुख हुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी माँ को पकड़ना चाहा। माँ, चलो कमरे में वापस चलते हैं। मेरी बात सुनो, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। पल्लवी जी ने एक कदम पीछे हटकर फलक को उसे छूने नहीं दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और सिर में दर्द हो रहा था। उसका नाजुक शरीर लड़खड़ा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश होने वाली है। माँ, फलक की आंखों में आंसू भर आए। वो जानती थी कि सच्चाई सामने आ ही जाएगी। उसकी माँ को एक ना एक दिन इस बारे में पता चल ही जाता, लेकिन अभी नहीं। आंटी, कौन सा पियानो? क्या आपको नहीं पता कि दीदी बीजिंग फिल्म अकादमी में पढ़ती हैं, जो उन लोगों के लिए कॉलेज है जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में प्रवेश करना चाहते हैं और एक्टर बनना चाहते हैं? अलका, बस बहुत हो गया। चुप हो जाओ। फलक ने उसकी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। उसने अपनी आवाज ऊंची की और उसके लहजे में चेतावनी और गुस्सा था। अलका ने फलक की तरफ देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। बदला लेना बहुत अच्छा लग रहा था ना तुम्हें? आया, दीदी, देखो, आंटी बेहोश होने वाली हैं। फलक ने एक जोरदार आवाज सुनी और उसने पलटकर देखा कि यूं पल्लवी जी जमीन पर गिर गई थी। माँ, फलक आगे बढ़ी और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने पल्लवी जी को अपनी बाहों में ले लिया और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। उसने घबराकर अपना सिर हिलाया और रोते हुए कहा, माँ, तुम्हें क्या हो गया? अपनी फलक को मत डराओ। माँ, उठो, माँ। अर्पित ने तभी फलक को देखा और उसे दर्द महसूस हुआ। उसके दिल में ऐसा लग रहा था जैसे उसे दबाया जा रहा हो और उसका दम घुट रहा हो। फलक हमेशा उसके सामने मजबूत और जिद्दी थी, लेकिन वो अपनी माँ के लिए रो रही थी। उसने कहा कि अपनी फलक को डराओ मत, वो एक असहाय बच्चे की तरह थी। वो उसके सामने ऐसा करने को तैयार क्यों नहीं थी? क्या वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे वो प्यार करती है? अर्पित को एहसास हुआ कि वो भाग रहा था। जब वो रियलिटी में वापस आया, उसने अलका को छोड़ दिया और फलक की ओर भागा। वो तब असहाय थी, उसे उसकी जरूरत थी। अर्पित डॉक्टर को बुलाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर और नर्सों का एक झुंड उनकी ओर दौड़ कर आ रहा था। उन्होंने बेहोश हो चुकी पल्लवी जी को गाड़ी पर चढ़ाया और उसे इमरजेंसी रूम में ले जाने लगे। उनका ध्यान एक आदमी पर गया। वो वही व्यक्ति था जो डॉक्टर को लेकर आया था। अर्पित नीचे झुका और फलक की मदद की जो जमीन पर रो रही थी। फलक इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ी थी और रो रही थी, जबकि वो आदमी उसे सांत्वना दे रहा था। हालांकि कोई इंटीमेट एक्शन नहीं था, लेकिन वो बता सकता था कि फलक को उस पर विश्वास था। अर्पित मुस्कुराया। जब भी वो उसके करीब जाना चाहता था, उसके आसपास हमेशा पुरुष मौजूद होते थे। उसे आदमियों की कभी कमी नहीं रही, इसलिए वो उससे परेशान नहीं हुई। अर्पित ने जैसे ही अनुमान लगाया, किसी ने फिर से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। यह अलका थी जो पहले पीछे रह गई थी। उसने उसे पकड़ लिया और फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने देखा कि फलक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उसने अपनी मुठियां भींच लीं और घृणा की कोल्ड चमक के साथ उससे दूर हट गई। फलक अलका के सामने आए और जैसे ही उसने अलका को थप्पड़ मारने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, वैसे ही अर्पित के चेहरे के पास से हवा का झोंका आया और उसने फलक की कलाई को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फलक, सारे झूठ सामने आ गए हैं, तो यह अलका की गलती नहीं है। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इससे पहले कि उसके गले से तुम्हारी माँ शब्द निकलता, 2 थप्पड़ पड़ गए। फलक ने अपने बाएं हाथ से अलका को थप्पड़ मारा। अलका अवाक रह गई। वो जानती थी कि अर्पित उसकी रक्षा करेगा और फलक के दाहिने हाथ को भी रोक देगा, इसलिए वो डरी नहीं। उसने फलक की ओर देखा और उकसाने वाली मुद्रा में कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि फलक अपने बाएं हाथ से इतनी तेजी से, सटीक और बेरहमी से थप्पड़ मार सकती है। अर्पित को लगा कि उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है। उसने उसकी कलाई छोड़ दी और अपने होठों को सीधा करते हुए कहा, फलक। फिर 2 और थप्पड़ पड़ने की आवाज आए। फलक का दाहिना हाथ आजाद था और उसने अलका के चेहरे पर 2 और थप्पड़ मारे। उसने अलका को कुल 4 बार थप्पड़ मारे। अलका को थप्पड़ों के कारण चक्कर आ रहा था और उसे लोहे का स्वाद भी मिल गया था। उसके गाल जल रहे थे और उसका दिमाग दर्द से सुन्न हो गया था। उसने अपना चेहरा छुआ और उसकी उंगलियों पर खून लगा हुआ था। फलक ने उसके चेहरे पर तब तक थप्पड़ मारे जब तक कि खून नहीं निकल आया। उसका चेहरा ही उसका खजाना था। अलका,
मैं आज जो हुआ उसे याद रखूंगी। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी उस मिस्ट्रेस माँ की जान ले लूंगी, समझी तुम? अगर मेरी माँ ठीक है तो मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करूंगी और फिर हम देखेंगे। अलका जानती थी कि वो फलक से नहीं लड़ सकती, इसलिए उसने जल्दी से अपने मगरमच्छ वाले आंसू बहाए और अर्पित की शर्ट खींची। अर्पित। फलक ने अलका को उसकी आंखों के सामने 4 बार थप्पड़ मारे। इससे अर्पित के अहंकार को बहुत ठेस पहुंची। जैसे ही उसे अलका का एसओएस मिला, वो तुरंत गंभीर हो गया और बोला, फलक मिश्रा, अपनी हद से आगे मत बढ़ो। मैं हद से ज्यादा आगे जा रही हूँ। सीईओ अर्पित गोयनका, मेरा क्या बिगाड़ सकते हो तुम? फलक ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसके होठों के उठे हुए कोने उसकी आंखों में कोल्ड चमक को ढकने के लिए ठीक नहीं थे। उसने उसे तिरस्कार से कोल्डनेस से देखा। अर्पित को गुस्सा आ रहा था। फलक ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक जेड ब्रेसलेट निकाला। ये गोयनका परिवार का है, अब मैं इसे इसके ओनर को लौटाती हूँ। अर्पित गोयनका, हमारे 18 साल के लक का अंत हो गया है, अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। फलक ने अर्पित की आंखों के सामने कंगन का लेवल उठाया। अर्पित ही वो व्यक्ति था जिसने उससे जेड कंगन वापस मांगा था, लेकिन जब उसने देखा कि फलक ने उसे कंगन वापस कर दिया है तो वो उसे लेना नहीं चाहता था। जैसा कि उसने कहा था, यदि वो कंगन ले लेता है तो हकीकत में अब उसका उससे कोई रिलेशन नहीं रहेगा। 18 साल, कितनी खूबसूरत यादें थीं उनके पास, कितना सुंदर अतीत था। क्यों, तुम्हें यह नहीं चाहिए? फलक मुस्कुराई और अपनी पकड़ ढीली कर दी। जेड ब्रेसलेट फर्श पर गिर गया और हॉस्पिटल के गलियारे में आवाज गूंज उठी। अर्पित की आंखें लाल हो गई थीं और उसकी छाती तेजी से धड़क रही थी। वो लड़की उसे अपमानित कर रही थी। वो सच में कितनी क्रूर थी। फलक ने अर्पित की क्रूर निगाहों का स्वागत किया। वो जितना गुस्सा होता गया, उसको उतनी ही खुश मिल रही थी। उसके आंसुओं से लथपथ चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान आ जाती है। स्ट्रॉन्ग दुख एक घातक खसखस के फूल की तरह था, बहुत सुंदर। अर्पित, तुमने अपनी औरत का ख्याल नहीं रखा और उसने मेरी माँ को चोट पहुंचाई। असल में तुम्हें भी थप्पड़ मारा जाना चाहिए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों नहीं मारा? मुझे लगता है कि तुम गंदे हो अर्पित, क्योंकि हम अपना अतीत नहीं भूल पाए, इसलिए हमें एक दूसरे को दुश्मन के रूप में याद रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब मैं तुम्हारे लिए दुस्वप्न बन जाऊं। फिर फलक मुड़ी और वहां से चली गई। अर्पित उसे जाते हुए देखता रह गया। जैसा कि उसने अब स्पष्ट कर लिया था, वो ऐसे बिहेवियर करेगा जैसे फलक उसके जीवन में कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। अर्पित मुड़ा और बिल्कुल विपरीत दिशा में लिफ्ट की ओर चल दिया। अर्पित, मेरा इंतजार करो। अलका के दोनों गालों पर हाथ के निशान थे। वो संतुष्ट दिख रही थी। उसे फलक मारा था लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पल्लवी जी इमरजेंसी रूम में चली गई जबकि अर्पित ने आखिरकार अपनी सगाई तोड़ दी। अलका ने झुककर जेड ब्रेसलेट उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। ये बहुत बढ़िया है, और मेहनत करो और जल्दी ही तुम मिसेज गोयनका बन जाओगी। अलका ने अर्पित को पकड़ लिया और वे लिफ्ट में प्रवेश कर गए। पल्लवी जी को इमरजेंसी रूम से बाहर निकालकर वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर अस्थाना ने फलक को मरीज को भड़काने से मना किया और निर्देश दिया कि उसे आराम करना चाहिए। फलक ने लगातार सिर हिलाया और डॉक्टर अस्थाना को थैंक यू कहा। वो वार्ड के बाहर खड़ी थी। पल्लवी जी बिस्तर पर झुक गई और अपना इफ ड्रिप ले रही थी। उसने नर्स को चुप करा दिया। उसने फलक से बात नहीं की, नहीं उसे अंदर आने दिया। नर्स अभी भी खाने की थाली लेकर जा रही थी। पल्लवी जी ने न तो कुछ खाया था और न ही वो कुछ खाने का इरादा रखती थी। फलक का दिल दुख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चाहे वो बाहर से कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अपनी माँ के सामने वो हमेशा एक छोटी लड़की ही रहेगी। फलक ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, क्या आप खाना खा सकती हैं? आप खुद को भूखा नहीं रख सकती। माँ, आप मुझे मार सकती हैं, आप मुझे डांट सकती हैं, लेकिन प्लीज मुझे अनदेखा न करें। माँ, मेरी बात सुनो, मैं खुद को समझा सकती हूँ। कमरे में कोई जवाब नहीं आया। फलक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। माँ उसे सबसे ज्यादा लाड़ प्यार करती थी। जब भी वो बेगैर बिहेवियर करती तो उसकी माँ समझौता कर लेती और हार मान लेती, लेकिन वो इतनी देर तक रोती रही कि उसकी माँ ने उसकी परवाह नहीं की। उसकी माँ सचमुच गुस्सा थी। फलक को निराशा महसूस हो रही थी। वो दर्द से कराह रही थी। उसके कंधे कांप रहे थे। वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक चुकी थी। उसके पैर कमजोर हो गए और वो दीवार के सहारे नीचे गिर गई। वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोना चाहती थी। इससे पहले कि वो नीचे बैठ पाती, एक मांसल हाथ ने उसकी छोटी कमर को थाम लिया।
उसने अपने कपड़ों के ऊपर से अपनी ठंडी त्वचा पर गर्माहट महसूस की। उसके गालों पर किस किए गए, जहां से आंसू बह रहे थे। हृदय में पीड़ा और दया के साथ एक धीमी कर्कश आवाज ने पूछा, तुम इतना क्यों रो रही हो? टू बी कंटिन्यू।